गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिजनेस स्टडी में हमने जितना भी कोर्स किया है वो आपको कंप्लीट करके रजिस्टर आपको कंप्लीट रखना है। ये डेली आपको सूचना दी जाती है या मैं अपनी वीडियो में आपको बताती हूँ, इसलिए क्योंकि आप अपना रेगुलर अगर अपडेट रखेंगे रजिस्टर तो आपको एक साथ लिखने का बहुत सारा वर्क नहीं होगा। इसलिए आप लर्निंग करते रहिए और लर्निंग के साथ साथ जो आपको लर्न हो जाता है उसके नोट्स के माध्यम से भी आप अपने रजिस्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा था डायरेक्टिंग, उसके हमने एलिमेंट्स देखे थे। एलिमेंट्स में जो हमारे अभी हो चुके हैं उसमें एक मोटिवेशन भी था, तो मोटिवेशन को ही आगे हम कंटिन्यू करते हुए मोटिवेशन कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ इंसेंटिव और मोटिवेशन आज हम देखेंगे। Any act that induced an individual to respond in a positive or desired manner is called an incentive. Incentive is a means to motivation. Employers motivate their employees by offering some incentives. An employee can be encouraged to work more by making an offer of additional money. Employers may sometimes motivate the people by offering free housing facilities, conveys free education for children, appreciation in public meeting, etc. An employee can also be encouraged by giving challenging job and she may accept the job. People have different natures and it is quite possible that one method may be successful in motivating a particular person while some method may not be successful in case of another person. Thus the way in which employees can be motivated are of different types. These incentives or motivators can be broadly divided into two categories. Positive incentives and negative incentives, financial or monetary incentives and non-financial or non-monetary incentives. तो इस प्रकार से ये जो 4 इंसेंटिव्स को टू ब्रॉडली कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। इस प्रकार जब हम श्रमिकों या कर्मचारियों को जिन तरीकों से भी मोटिवेट करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं, उनको हम स्टडी के अकॉर्डिंग जो निम्नलिखित भागों में डिवाइड करते हैं। उसमें है पॉजिटिव धनात्मक और नेगेटिव ऋणात्मक, मौद्रिक फाइनेंशियल मॉनिटरी इंसेंटिव्स एंड नॉन मॉनिटरी और नॉन फाइनेंशियल मतलब अमौद्रिक या गैर वित्तीय अभिप्रेरणाएं। कर्मचारियों को मोटिवेट करना कंपलसरी माना गया है बिजनेस में, क्योंकि यदि वे मोटिवेट होते रहेंगे तो वे अपने बिजनेस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे करके अपनी पूरी एबिलिटी और स्किल्ड का यूज करके और उपक्रम को लाभान्वित कर सकते हैं, उन्हें लाभ प्रदान करते हैं और उनके जो एम है या उद्देश्य है उसकी पूर्ति कर पाते हैं। इस प्रकार हम सबसे फर्स्ट पॉइंट पॉजिटिव इंसेंटिव्स को देखते हैं। Positive incentives or motivation refers to the type of motivation wherein employees are given food, salary, bonus, commission, additional pay, etc. as an incentive. It includes promotion, work appraisal, social security, nice behavior of managers. This increases the morale of employee and they work with full enthusiasm. It is also called as अफर्मेटिव मोटिवेशन। ये जो पॉजिटिव मोटिवेशन होगा यह एक ऐसा मोटिवेशन है जो हम हमारे कर्मचारियों को पूरी तरह से धनात्मक रूप से, मतलब जिन कर्मचारियों को कर्मचारी कार्य करने के लिए अच्छा हम उन्हें वेतन देते हैं, बोनस देते हैं, कमीशन देते हैं, उसके अतिरिक्त वेतन भी देते हैं और यह सब दे करके उनकी हम पदोन्नति भी करेंगे और सभी कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें सोशल सिक्योरिटी भी दे करके और मैनेजर्स के साथ बहुत अच्छे यदि उनके बिहेवियर रहे तो उन्हें अप्रिसिएट करके और जब हम उन्हें मोटिवेट करते हैं तो वो सब पॉजिटिव इंसेंटिव्स में आते हैं। इनसे जो कर्मचारी हैं उनका मनोबल बढ़ता है और वे बहुत उत्साह और पूर्ण कार्यक्षमता से कार्य भी करते हैं।
इसलिए इसे हम पॉजिटिव या सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। नेक्स्ट, नेगेटिव इंसेंटिव। नेगेटिव इंसेंटिव और मोटिवेशन इज दैट फॉर्म ऑफ मोटिवेशन in which a manager threatens the subordinates given a threat of firing from the job of salary cut and gets the job done. This concept believes that employees work properly when they do have fear for some things. It is also called a negative motivation. मोटिवेशन का नेगेटिव जो पॉइंट है, नेगेटिव मोटिवेशन में हम ऋणात्मक अभिप्रेरणाओं से यह समझते हैं कि जिसमें अपने नेता द्वारा या अपने अधीनस्थों को डराकर या धमकाकर और नौकरी से हटाने का भय दिखाकर या वेतन काटने की धमकी देकर कार्य करने के लिए जब उन्हें प्रेरित किया जाता है तो यह हम नेगेटिव इंसेंटिव्स में लेते हैं। जो लीडरशिप का यह स्वरूप होता है वह इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि डरा धमकाकर कार्य नहीं कराया गया तो कर्मचारी हमारे ऊपर हावी होते हैं और वो प्रेम का गलत फायदा उठाते हैं, और उन्हें पॉजिटिवली यदि हम मोटिवेट करते रहते हैं तो वे अधिकारी को उतना मान सम्मान या उनके ओहदे की कदर नहीं करते हैं, ऐसा माना जाता है। इसलिए नेगेटिव इंसेंटिव को भी कई अपने यहाँ पे उपक्रम में अप्लाई करते हैं। इस सिद्धांत की मान्यता यह है कि जब हम बिना भय दिखाए कोई कर्मचारियों से कार्य करवाएंगे तो वे उस कार्य को नहीं करेंगे या उस कार्य में कोताही बरतेंगे या ढिलाई बरतेंगे। इसलिए भय दिखाकर कर्मचारियों से ठीक से काम करवाना चाहिए। तो यह जो पद्धति है यह वैसे बहुत कम उपक्रमों में अप्लाई की जाती है, क्योंकि जब से ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की स्थापना की गई है, मानव संसाधन विकास के लिए जब से कार्य किया जाने लगा तब से ये नेगेटिव इंसेंटिव्स को कम किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिवली हम मोटिवेट ही करते रहे हैं। तो दोनों ही पद्धतियों में कौन सी श्रेष्ठ है? विच मेथड इज बेस्ट? Both the positive and negative motivation are important depending upon the situation in an organization. Positive motivation can be used for efficient and honest employee, while negative motivation can be used for inefficient and lazy employees. In general, positive motivation is used. Negative motivation must be avoided up to the extent possible. Positive motivation will lead to industrial growth and peace, while negative motivation will give birth to dissatisfaction. तो दोनों ही पद्धतियों में से कौन सी पद्धति को श्रेष्ठ माना जाए? तो धनात्मक अभिप्रेरणाएं और ऋणात्मक दोनों ही परिस्थिति के अनुसार अपना स्वरूप लेती है या उनका महत्व होता है। उपक्रम में जब बिजनेस में बहुत ही कुशल, स्किल्ड और कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों को अच्छा और अधिक कार्य करने के लिए जब हम पॉजिटिवली मोटिवेट करते हैं और जो कामचोर होते हैं और अकुशल कर्मचारियों को डरा धमका कर कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, तभी हम एक सामान्य स्थिति में रहते हैं। मतलब हम हमारे उद्देश्य को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम समय और कर्मचारियों की आदतों और उनके स्वभावों के अनुसार उन्हें मोटिवेट करें। वैसे जो सामान्यतः हम धनात्मक अभिप्रेरणा या पॉजिटिव का स्वरूप ही अपनाते हैं, ऋणात्मक या दंडात्मक स्वरूप का प्रयोग जहां तक हो सके वहां तक हम नहीं करते हैं और नहीं करना चाहिए। जितनी भी पॉजिटिव मोटिवेशंस हैं उनको औद्योगिक वातावरण में सुधार के लिए और शांति स्थापित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जबकि ऋणात्मक स्वरूप असंतोष को जन्म देता है, इसलिए उसे बहुत ही कम स्थिति में, रेयर केसेस में अप्लाई किया जाता है। तो इस प्रकार विच मेथड इज बेस्ट? तो निश्चित है कि पॉजिटिव मोटिवेशन ही दिया जाना चाहिए, वही बेस्ट होता है। उससे यदि समझदार और अच्छे कुशल जो कर्मचारी या अधीनस्थ हमारे अधिकारी रहेंगे तो वे अपने उस भावना को समझ करके और उसको सही रूप में लेकर के और अपने सही अपने कौशल का उपयोग करते हैं और योग्यता का पूरा लाभ उपक्रम को देते हैं। इसलिए जो सबसे बेस्ट मेथड होती है वो होती है पॉजिटिव मोटिवेशन। नेक्स्ट है फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंसेंटिव्स।
फाइनेंशियल मीन्स जब हम उन्हें रुपए पैसों के द्वारा या किसी भी तरह मुद्रा के रूप में कुछ दे करके मोटिवेट करें। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर दोज इंसेंटिव्स विच आर एवेलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। These are given in cash or its equivalent. These incentives are not necessary in case but are such facilities and benefits which can be expressed in money form. The main form of financial incentives are increase in salary or wages, bonus, commission, premium, paid leave, profit sharing, free insurance policy, etc. Various monetary incentives can be discussed under the following heading. जो हमारे यहाँ फाइनेंशियल या मॉनेटरी इंसेंटिव्स होते हैं वे धन से संबंधित होती हैं। इनके द्वारा मनुष्य अपनी जो इकोनॉमिकल नीड्स होती है उनको संतुष्ट करता है। उनकी पूर्ति के लिए ज़रूरी है कि वो अपने फाइनेंशियली कुछ हेल्प ले बिजनेस से। उसमें हम उन्हें वेजेस, सैलरी, बोनस, पेंशन और प्रॉफिट आदि हम उन्हें रियायत दरों पर देते हैं और यह जब सुविधाएं वे प्राप्त करते हैं तो वे कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। कर्मचारी और श्रमिकों को मौद्रिक या वित्तीय रूप से हम निम्न प्रकार से भी देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आएगा इंक्रीज इन सैलरी और वेजेस। Employees should be getting sufficient salary or wages for their work. Increase in salary or wages as appreciation of good work motivates the employees to do work with full enthusiasm. जो उन्हें पर्याप्त वेतन मिलता है उन वेतन में उनकी बढ़ोतरी होती है या उन्हें अतिरिक्त वेतन भी दिया जाता है। तो इन सब के द्वारा जब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वो सेटिस्फाइड होते हैं ताकि उनकी सैलरी और वेजेस उन्हें प्रॉपर मिलता रहता है, इसलिए वे कार्य करने के लिए मोटिवेट रहते हैं। तो श्रमिकों को उनके कार्य के महत्व को देखते हुए ही जो पर्याप्त वेतन या मजदूरी देना चाहिए। यदि श्रमिकों को यह अनुभव होता है कि जितना परिश्रम वे कर रहे हैं, जितनी मेहनत वे कर रहे हैं, उसका उनका पर्याप्त प्रतिफल उन्हें नहीं मिल रहा है तो वो कर्तव्य भावना से कार्य नहीं करते हैं। इसलिए उन्हें सेटिस्फाइड रखना भी बहुत कंपलसरी है जिससे कि वे अपने कर्तव्य को जान पाएं। सेकंड है अलाउंसेस। To cope with the rise in prices, employees are paid dreams allowances DA. In big cities, city compensatory allowances CCA is given. Similarly, house rent allowances HRA is also given. These allowances are also the mean of motivation. They should be increased fairly from time to time. जो अलाउंसेस या अतिरिक्त वेतन होते हैं या भत्ते होते हैं ये उन्हें समय समय पर देते रहना चाहिए। यदि उन्हें यह मिलता रहता है तो वे अपने जो जितनी महंगाई बढ़ती है, जितनी वे अतिरिक्त अपने खुद के कन्वेंस से कार्य करते हैं तो वे उनकी भी पूर्ति कर पाते हैं। तो जितने भी निर्धारित समय के लिए हमने उनसे कार्य लिया है उन्हें अतिरिक्त या उनको अलाउंसेस के रूप में जब हम पे करते हैं तो वे कार्य करने के लिए ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वे यदि अच्छा कार्य करेंगे तो उन्हें बोनस या जो भी उन्हें अलाउंसेस एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वे प्राप्त होंगे। तो इसलिए जो अतिरिक्त वेतन होता है वो उन्हें दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब डीए बढ़ता है मतलब जब महंगाई बढ़ती है तो निश्चित रूप से उनके जो भी सेवाएं हैं, जो वस्तुएं खरीद रहे हैं, सभी के मूल्य बढ़ रहे हैं। तो कर्मचारियों के वेतन में भी यदि हम अनुपात में उसी अनुपात में वृद्धि कर देते हैं तो वह उस महंगाई को उनके लिए बर्डन नहीं होता है और वे उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो इसलिए अलाउंसेस का बहुत ज़्यादा सैलरी के साथ में इम्पोर्टेंस होता है। थर्ड पॉइंट है बोनस एंड कमीशन। बोनस और कमीशन एक ऐसी एक्स्ट्रा इनकम होती है कर्मचारियों के लिए या एम्प्लॉयज के लिए जो कि वे पाकर बहुत ही अधिक प्रसन्नता अनुभव करते हैं और उसके जब वे अधिक प्रसन्न होते हैं तो वे अपने जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो वे उसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर पाते हैं। तो बोनस जब दिया जाता है जब कोई फेस्टिवल हो, तो जब भी कोई हमारा भारत देश जो त्योहारों का ही देश है, तो जब हम उन्हें मोटिवेट करने के लिए मॉनिटरी मोटिवेशन का यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें हर फेस्टिवल पे कुछ न कुछ ऐसे बोनस के रूप में अमाउंट दे दी जानी चाहिए। बोनस एंड कमीशन आर पेड ओवर द अबव द बेसिक पे।
They are cash incentives and give a jump to the basic salary of the person. तो बोनस जो दिया जाता है वह एक ऐसी मौद्रिक प्रेरणा होगी जो श्रमिकों या कर्मचारियों को सबसे अधिक उत्साहित करती है। बोनस को एक प्रकार से उपहार भी माना जाता है और जो उपहार प्राप्त करके श्रमिक और कर्मचारी बहुत खुश होते हैं। प्रत्येक उपक्रम में बोनस का प्रावधान अवश्य ही होना चाहिए और यदि वे संस्था के लिए कोई मीडिएटर का अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उन्हें कमीशन भी दिया जाना चाहिए। जैसे अगर वो किसी ऐसे एजेंट को लेकर आते हैं जो कि हमारे यहाँ और दूसरे दोनों ही संस्थाओं के सेल को बढ़ाए या फिर जो हमारे यहाँ की कई सुविधाएं हैं जो सुविधाओं को वे बाहर से प्राप्त करते हैं तो यदि वे कम अमाउंट में हमें रिसीव्ड होती है वे सेवाएं हम कम अमाउंट पे करके और ज़्यादा उसका लाभ ले सकते हैं तो हम मीडिएटर को कमीशन के रूप में भी कुछ अमाउंट दे सकते हैं। तो इस तरह से बोनस और कमीशन दोनों ही दे करके मौद्रिक रूप से अभिप्रेरित कर्मचारियों को किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइमली पेमेंट। To keep employees satisfied, only appropriate payment is not sufficient, but payment is time is also necessary. Delays in payment leads to dissatisfaction in the employee, and she does not work with full devotion. हमारे यहाँ की लेबर को और जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें यदि हम मोटिवेट कर रहे हैं तो उन्हें टाइमली उसका अमाउंट भी रिसीव होना चाहिए। समय पर हम उन्हें वेतन दें और समय पर ही उन्हें हम जो भी मोटिवेशन दे रहे हैं चाहे वो बोनस हो, कमीशन हो या अलाउंसेस हो, यदि उन्हें समय पर मिलेगा तो वे उस समय पर उसका यूज कर सकते हैं, मतलब वे उसका उपयोग कर पाएंगे और वे ज़्यादा संतुष्ट रह करके कार्य करेंगे। यदि हम सैलरी देने में ही बहुत विलंब करते हैं तो लेबर्स में काफ़ी असंतोष हो जाता है और असंतोष की वजह से वे कार्य में अपना मन नहीं लगा पाते हैं जिससे कि उपक्रम को नुकसान हो जाता है। इसलिए समय पर सैलरी और अलाउंसेस बोनस जो भी दिया जाए वह टाइमली देना कंपलसरी है। फिफ्थ पॉइंट प्रॉफिट शेयरिंग। अंडर द इंसेंटिव स्कीम of profit sharing, a portion of net profit is credited to the account of employee. This brings a sense of belongingness and ownership in the employee. They start feeling as owners or part of the business. इंसेंटिव की स्कीम्स में जो उनके प्रॉफिट्स होते हैं, जो कंपनी को लाभ हो रहा है, उसमें भी यदि उसका कुछ पार्ट लाभांश के रूप में वे अपने एम्प्लॉय को देते हैं तो उससे भी वे मोटिवेट होते हैं। यदि वे प्रॉफिट का कुछ शेयर अपने कर्मचारियों या एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एम्प्लॉयज़ भी जो अपने उनके कर्मचारी या श्रमिक हैं वे भी बहुत ही अच्छी भावना रख करके और उपक्रम को लाभान्वित करने का प्रयास करते हैं क्योंकि वे स्वयं ये समझते हैं कि हम भी इस कंपनी के ही एक ऑनर के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए उन्हें जो प्रॉफिट होता है उसका शेयर के रूप में, एक डिविडेंड के रूप में कुछ अमाउंट भी दे देनी चाहिए जिससे वे मोटिवेट हों। इंसेंटिव्स की यह स्कीम भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है बिजनेस के लिए, बिजनेस के एम के लिए, क्योंकि वे उस एम को बहुत अच्छे से प्राप्त कर पाते हैं यदि उनके यहाँ के एम्प्लॉयज़ अच्छे से उनके कौशल का पूरा उपयोग करके कार्य करते हैं तब। नेक्स्ट पॉइंट है पैड लीव। एम्प्लॉयज़ कैन बी गिवन सैलरी ड्यूरिंग द डेज ऑफ देयर लीव. If no deduction is made for the period during which the employee was on leave, employee may feel motivated by the fact an organization is concerned about him or her. जब उन्हें जो छुट्टियां न ले हुई और उसके लिए यदि उनके जो अकाउंट में कुछ हम अमाउंट जमा कर देते हैं तो वे उस छुट्टी के लिए भी काफ़ी हमारे प्रति ग्रेटफुल होते हैं। जब हम उनकी छुट्टियों के लिए पैसा काट लेते हैं तो वे काफ़ी हतोत्साहित होते हैं और जब उनके लिए हम बची हुई लीव को जो पैसा देते हैं तो उसके लिए वे अपनी लीव को बचाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से यदि उनकी छुट्टियों को वे कम करें और उसका वे अच्छा उसका अमाउंट रिसीव्ड यदि कर पाते हैं
तो वे कम छुट्टी लेकर के संस्था के कार्यों को ज़्यादा समय दे करके और अपने कार्यों को अच्छे से लगनतापूर्वक कर सकते हैं। तो इससे भी उनके उत्साह में वृद्धि होती है। 7th point, retirement benefit. These benefits are availed by the employee after retirement, but assurance of retirement benefits brings sense of security in the mind of employees and he/she feel devoted. यदि उन्हें रिटायरमेंट के बाद काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे, यह एश्योरेंस होता है, तो वे बहुत अच्छे से अपने सिक्योरिटी की भावना को ध्यान में रख के अपने आप को सुरक्षित महसूस करके और कार्य में मन लगा करके और कार्य करते हैं। यह भी मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छा एक तरीका माना जाता है। Free insurance facility. This is also a type of extra advantage an employee can be granted. Premium for insurance is paid by the employer and the insurance claim would be give to employee on accident or loss of any body part. On the death of the employee, compensation will go to her family. यदि फ्री इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी उन्हें प्राप्त होती है तो भी वे मोटिवेट होते हैं। जो उनकी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है उसकी यदि प्रीमियम भी कंपनी द्वारा या संस्था द्वारा भर दी जाती है तो वे उनके प्रति काफ़ी वफादार साबित होते हैं। वे बहुत अच्छे से मन लगाकर कार्य करते हैं। उनकी अगर लाइफ सिक्योर हो यह वो जानते हैं तो वे फ्री होकर के और अपने कार्यों को पूरा कर लेते हैं। यदि उनके डेथ के बाद में उन्हें पता होता है कि हमारे परिवार को या हमारी फैमिली को कुछ कंपनसेशन जरूर मिलेगा तो वे भी यह जान करके भी वे मोटिवेट होते हैं और वे जानते हैं कि क्योंकि व्यक्ति को चिंता यही होती है कि उसके मरने के बाद में उसके परिवार का क्या होगा। यदि ये सिक्योरिटी की भावना उनके साथ यदि होती है तो वे ज़्यादा मन लगा करके उपक्रम में अपना कार्य कर लेते हैं। तो इस तरह से फ्री इंश्योरेंस की पॉलिसी दिलवा करके या उनकी प्रीमियम को पे करके भी कर्मचारियों श्रमिकों को मोटिवेट किया जा सकता है। 9 पॉइंट, फ्री मेडिकल फैसिलिटी। फ्री मेडिकल मतलब उन्हें हम चिकित्सा की सुविधाएं निःशुल्क दें। अंडर दिस बेनिफिट एम्प्लॉयर्स डज प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट टू इट्स एम्प्लॉयज आइदर टोटली फ्री और एज एट subsidized rates. Due to this benefit, employee saves on his medical treatment, which indirectly increases his or her salary. जब फ्री मेडिकल फैसिलिटी यदि उन्हें प्राप्त होती है, यदि उन्हें कार्य पर रहते हुए या फिर किसी भी ऐसी बीमारी का उन्हें सामना करना पड़ता है जिससे कि वे डिसेबल हो या फिर कुछ समय कार्य पर नहीं आए तो उन्हें फ्री की इसकी मेडिकल की सुविधा भी दी जानी चाहिए। संस्था के द्वारा यदि यह सुविधा दी जाती है तो वे जल्द ही कार्य पर लौट करके और अपने कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। इसलिए यदि उनके पास में अमाउंट की कमी है या किसी भी तरह वो फाइनेंशियल वीक है तो उन्हें यह सुविधा भी दे करके उन्हें मोटिवेट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल प्रिक्योरिटीज। Financial precarities are those facilities which an employee gets from his employer free of cost. These prerequisites can be in the form of rent-free house, car, servant facility, easy loan, free outing and picnic, etc. Though these benefits may not be in cash but in kind and add to total benefits which an employee gets by working in an organization. फाइनेंशियल प्रिक्विसाइट्स जब तक हम उन्हें कभी भी कार्य पर रह करके फाइनेंशियल तरीके से वित्तीय तरीके से कई ऐसी अमाउंट हम दें जो कि उनके लिए लाभान्वित हो, उन्हें समय पर उसकी आवश्यकता हो और उससे उनकी पूर्ति हो जाए। यदि उन्हें आवश्यकता हो तो उन्हें लोन के रूप में भी अमाउंट दे दी जानी चाहिए। यदि वे चाहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी कुछ से अलग से मदद की जाए तो वह भी कंपनी की ओर से या संस्था की ओर से किया जाना चाहिए।
यह एक संस्था के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि उनके यहाँ के एम्प्लॉय किस तरह से कार्य कर रहे हैं। यदि बहुत अच्छा कार्य करने वाले एम्प्लॉय उनके यहाँ हैं, श्रमिक या कर्मचारी हैं, और यदि उन्हें किसी तरह की कोई फाइनेंशियल आवश्यकता पड़ती है तो उसकी सुविधा भी संस्था द्वारा उन्हें दी जानी चाहिए, ताकि उन्हें यह एश्योरेंस होता है कि वे जब अपने कार्यों को पूर्ण कर रहे होते हैं तो उन्हें अपने परिवार के लिए अलग से कुछ अमाउंट को जुटाने की व्यवस्था नहीं करनी है। इसलिए जो फाइनेंशियल प्रिक्योरिटीज होती है उनके उसका काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने में। इसलिए जहाँ तक हो सके हम जो मोटिवेशन दें तो वो फाइनेंशियली तरीके से उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए, ऐसा मोटिवेशन उन्हें दिया जाना चाहिए, जिसका लाभ संस्था को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो हमने अभी देखे फाइनेंशियल या वित्तीय अभिप्रेरणाएं, उसके सारे पॉइंट, उसके जितने भी पॉइंट यहाँ पे 10 पॉइंट्स दिए हैं, इन 10 पॉइंट्स को आपको सभी को अच्छे से पढ़ना है ध्यान से, और इनमें से कोई भी 6 पॉइंट को आप लर्न करेंगे। जब आप लर्न करेंगे तो उस लर्निंग की वीडियो भी बनाइए, और लर्न करने के बाद अपने रजिस्टर में लिखिए और उसकी फ़ोटोज़ मुझे खींच करके और भेजिए। तो इस तरह से आपकी स्टडी रेगुलर चलनी चाहिए। हम जिस दिन जो चैप्टर देखते हैं, जो पॉइंट्स देखते हैं, या जो हम हेडिंग के रूप में देख करके और उसका डिटेल देखते हैं, तो वह सब आपको रेगुलरली अपने रजिस्टर में लिखना भी है और पढ़ना भी है, समझना भी है। और यदि उनमें कुछ पॉइंट नहीं क्लियर होते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज डालकर पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, आप मीटिंग में भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आपकी स्टडी यदि रेगुलर चलती रही तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपनी एग्ज़ाम में, एनुअल एग्ज़ाम में। तो उसकी तैयारी आप करते रहिए रेगुलर, और मुझे जो भी आपने अभी तक लिखा है उसकी फ़ोटो खींच करके ज़रूर भेजें।